Basics related to vectors. Now you have studied in 11th standard scalars and vectors, correct? In physics, which quantities are scalars, which quantities are vectors. That means those quantities are physical quantities, correct? The physical quantities are divided into two sections or two types on the basis of the quantities which are required to describe it, and those two types are scalars and vectors. The two types are scalars and vectors. Scalars quantity are those quantity in which only magnitude is enough to define that quantity. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है उसको डिफाइन करने के लिए. जैसे टेम्परेचर है और वेट है 50 kg, अगर टेम्परेचर बोले तो 29 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट. ठीक है. और कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और क्वांटिटी भी लगती है डिस्क्राइब करने के लिए, वो होता है डायरेक्शन. अब हमें देखना ये वेक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता होने चाहिए. अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, एंगल एंड डायरेक्टेड एंगल. वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है डायरेक्टेड एंगल, करेक्ट? क्या होता है डायरेक्टेड एंगल? व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? सो ऐसा एंगल जिसमें whether the rotation is clockwise or anti-clockwise it is given. ठीक, किसका रोटेशन? तो इनिशियल आर्म का रोटेशन टू टेक द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म. और सिर्फ एंगल मतलब क्या होता है? इसमें प्लस माइनस नहीं रहता. ठीक है. तो इसमें हम अगर 30 डिग्री बोलते हैं तो 30 डिग्री होता है, लेकिन इसमें अगर 30 डिग्री है और डायरेक्शन लेटेस्ट से अपोजिट है तो इसको अपन -30 डिग्री भी बोलते थे. या इसमें एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऐसा था कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBA इन ओनली दिस सिंपल एंगल, बट इन डायरेक्टेड एंगल ABC इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल CBA. तो ये था डायरेक्टेड. जब डायरेक्शन भी पता होती है तब ये होता है. जैसे एक एग्जांपल, हमें यहां से जाना है पुणे, औरंगाबाद से जाना है पुणे. सो औरंगाबाद टू पुणे डायरेक्शन इज नोन टू अस. ठीक है. जो भी उसका सपोज लेट अस कंसीडर डिस्टेंस जो भी है 250 किलोमीटर, 200 या 250 जो भी किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस A पॉइंट टू B पॉइंट है. पता है हमें A पॉइंट टू B पॉइंट डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर. लेकिन सिर्फ कहा मैंने आपको ऐसा कि मैंने 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. कुछ लॉजिक लगने वाला है हमें? नहीं. ठीक है. तो जब भी हमें डायरेक्शन पता होता है तो उस केस में ये जो है ये है सेगमेंट AB. सेगमेंट AB को अपन सेगमेंट BA भी बोल सकते हैं, सेगमेंट AB को सेगमेंट BA भी बोल सकते हैं. लेकिन जब इसका डायरेक्शन पता हो तब हमें सेगमेंट AB को या ये जो कुछ भी है इसको A टू B ही ट्रैवल करने को बोलेंगे. ठीक है. सिर्फ जब डायरेक्शन गिवन नहीं था, देखो इसको AB कहो या BA कहो, अगर इसकी लेंथ हम कंसीडर करते हैं 7 सेंटीमीटर्स, तो सेगमेंट AB की लेंथ हो या सेगमेंट BA की लेंथ हो वो 7 सेंटीमीटर ही थी. लेकिन जैसे उन्होंने डायरेक्शन दिया हमें, डायरेक्शन मतलब A टू B, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, जैसे एंगल और डायरेक्टेड एंगल के सिंबल्स में दो चेंजेस है, वैसे ही AB और डायरेक्शन जब गिवन होता है तो उसमें भी चेंजेस आते हैं. तो AB को कहते हैं अपन AB बार, तब जाके ये बनता है वेक्टर. AB बार क्या बनता है? इट इज वेक्टर AB. इसको अपन बोल सकते हैं डायरेक्टेड सेगमेंट. क्या है ये? डायरेक्टेड सेगमेंट. किसे कह सकते हैं डायरेक्टेड सेगमेंट? वेक्टर को. किसे कह सकते हैं?
वेक्टर को, ठीक है। सो वेक्टर ए बी इज रिप्रेजेंट इन दिस मैनर। अगर उस वेक्टर के दो पॉइंट्स, कोई भी मतलब या तो इनिशियल पॉइंट मतलब एक एंड पॉइंट, जो भी सेगमेंट के हमारे दो एंड पॉइंट होते हैं, ये है मेरा सेगमेंट लेट अस से पी क्यू, इसमें ये पी और ये क्यू, ये दोनों पॉइंट्स कौन से है, एंड पॉइंट्स है उस सेगमेंट के। जब डायरेक्शन पता होता है तब कोई तो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई तो भी एंडिंग पॉइंट होता है, करेक्ट। डायरेक्शन पता होता है तब एक होता है पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है एंडिंग पॉइंट। अब इस केस में जो भी आपको डायरेक्शन पता है, जहां से निकल रहा है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, इनिशियल पॉइंट। और जहां को वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो होता है टर्मिनल पॉइंट। ये दो पॉइंट होते हैं, कौन सा, इनिशियल एंड टर्मिनल। जैसे एंगल में था इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, वैसे यहां पर क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट में क्या क्या है देखो। अगर इनिशियल पॉइंट, जैसे हम रे, कोई भी रे जब लिखते हैं, रे का नाम लिखते हैं, रे ए बी या रे पी क्यू या रे एक्स वाई, जो कुछ भी लिखते हैं, इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये रे पी क्यू का मतलब क्या होता है, the ray is originating from point P and passing through point Q. Just like this, ray is originating from point P and passing through point Q. Correct? तो जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे किसी नाम से, उसको जब नाम देंगे हम, तो इसको रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी या ए बी बार, ठीक है, वेक्टर ए बी या ए बी बार। अगर सपोज इसके नाम गिवन नहीं है हमें, जैसे ये पी क्यू है, तो इसको बोलेंगे अपन पी क्यू बार या तो वेक्टर पी क्यू। अगर ये नाम इसके गिवन नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दो पॉइंट वाले गिवन है ऐसा ही है, ठीक है, तो इसको अपन ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार, ऐसे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि ट्रायंगल के एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे हमने उसको कंसिडर किया था। वैसे यहाँ पर अगर वेक्टर के एंड पॉइंट्स अगर हमें पता नहीं है, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर पता नहीं है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे स्मॉल लेटर से, ठीक है। मेथड सेम है, उसको ऊपर उसकी बार ही देना है हमें। अगर दोनों पॉइंट्स पता है तो ए बी बार, ठीक है। अगर पॉइंट्स पता नहीं है तो उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू स्मॉल जेड तक आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वहां उसके सिर पे बार देना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंट व्हाट इज वेक्टर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो डायरेक्शन और एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो ही हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके जो भी दो पॉइंट्स हमें एंड पॉइंट जो गिवन है उसका सेगमेंट में उसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे से ए बी, लेट अस से ई एफ सी डी, जो भी नाम है उसका, तो उसके सिर पे बस हमें बार देना है। तो ए बी बार, सी डी बार, ई एफ बार, जो भी है वो नाम हमें वैसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर एंड पॉइंट्स पता नहीं है तो स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार, कुछ भी हम उसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब जाके हमें इसके देखने कुछ टाइप्स, इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे हमारे एंगल के टाइप्स थे 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, एंगल थे, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल वगैरह वगैरह, कोटर्मिनल एंगल। वैसे यहाँ पर भी वेक्टर्स के कुछ टाइप्स है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि काउंटिंग नंबर जो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स, तो वो 1 2 3 से होते हैं, लेकिन जीरो भी चाहिए हमें, तो जीरो वेक्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे अब ए बी वेक्टर है सपोज, ठीक है, अपन डायरेक्टली अभी ए बी वेक्टर बोलेंगे या वेक्टर ए बी या ए बी बार, ठीक है। कोई एक ए बी वेक्टर हमें गिवन है
तो कोई उसका इनिशियल पॉइंट होगा, कोई उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मतलब क्या है, वो डिस्टेंस मतलब क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और a टू b है या b टू a है, ये अगर डायरेक्शन पता है तो वो होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे दो क्वांटिटीज में आपको उस वेक्टर को डिफरेंशिएट, उसको सेपरेट करते आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे जाने के बाद जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऐसे दो टाइप से हमें अभी आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो ये ए पॉइंट होगा, यही बी पॉइंट होगा। जो ए पॉइंट है वही बी पॉइंट होगा। तो ए बी बार वेक्टर जो है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिस्टेंस कितना है, 0। देयरफॉर दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। मतलब अगर इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जो मैंने अभी लिखा है यहां पर, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए बी बार, सी डी बार, पी क्यू बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, ये ऐसे अंडर द टू स्टैंडिंग लाइंस, मतलब ये मॉडुलस बोलते हैं अपन इसे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए बी बार, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन हम निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, हमें सिर्फ क्या पता हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड, या डिफाइन या फाइंड आउट करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है ये नोटेशन। अगर ये वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर मस्ट बी 0। जीरो वेक्टर खत्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अब है यूनिट वेक्टर, उसके नाम में ही है यूनिट, और यूनिटी मतलब क्या होगा, 1। ठीक है, जैसे जीरो मतलब 0 होता है, वैसे यूनिट और यूनिटी मतलब होता है 1। और एक स्टेटमेंट याद रखो, अभी मैं बता रहा हूं वो, along every vector there is a unit vector। हर एक वेक्टर के along एक यूनिट वेक्टर होता है। हर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, हर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक वेक्टर के along एक यूनिट वेक्टर होगा। मतलब जैसे यहां पर ये है, सपोज ये ए बार वेक्टर है, ये ए बार वेक्टर ये यूनिट वेक्टर होगा या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालने के बाद। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता ही है। ठीक है, अब वो कैसे है, तो यूनिट वेक्टर जो है, दिस यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर सपोज ये ए बार वेक्टर है तो ए बार वेक्टर का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। देखो दोनों में साइन में फर्क है, ए बार मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए कैप मतलब ऐसी कैप है यहाँ पे। अगर आप कैप और बार में अगर गलती कर दोगे तो आपको एक क्या आधा भी मार्क नहीं मिलेगा। सीईटी का अलग है क्योंकि सीईटी वाले कैलकुलेशन नहीं देखते, लेकिन स्टेट बोर्ड में हमें कैप और बार दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। किस वेक्टर को बार यूज करेंगे, किस वेक्टर को कैप यूज करेंगे, ये हमें यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। तो किस वेक्टर को कैप यूज करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर को। किस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर। और कब बार यूज करते हैं, जब सिंपली हमें वेक्टर कोई भी रिप्रेजेंट करना हो तो बार यूज किया जाता है, ए बार, बी बार, सी बार। और अगर उसी वेक्टर के अलोंग का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर समझो ये स्मॉल ए है, जैसे यहाँ पर ये ए बी बार है, तो इस ए बी बार के अलोंग का अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ए बी कैप।
अगर सी डी बार के अलोंग का यूनिट वेक्टर चाहिए तो सी डी कैप, पी क्यू बार के अलोंग का यूनिट वेक्टर चाहिए तो पी क्यू कैप। अब ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी एक अलग हमें फॉर्मूला है। हर एक वेक्टर के अलोंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता ही है, तो उस यूनिट वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, देखो, अगर ए बार वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर निकालना है हमें ए कैप, तो जो गिवन वेक्टर है हमें कौन सा है गिवन वेक्टर ए बार, इस ए बार को डिवाइड करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से। किससे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अब इससे हमें यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा वो देखो। अब ये वेक्टर जो ए बार गिवन है इसको मैं दो चीजों में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, जैसे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीजें होती है आपके ए बार वेक्टर में या किसी भी वेक्टर में, और हम उसको डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे बताओ कि दो चीजें हैं सेम क्वांटिटीज डिवीजन में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? 1। और डायरेक्शन है, ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहता है तो ये क्या बचता है हमारा? यूनिट वेक्टर। क्या बचता है हमारा? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड अपार्ट फ्रॉम, मैग्नीट्यूड अगर 1 से अलग है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर 2 है, 3 है, 4 है या लेट अस से 7 है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1 और डायरेक्शन होना चाहिए सेम। जैसे यहां पर देखो, ये ए बार वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें गिवन है 5 यूनिट्स, तो अगर ये 5 यूनिट्स गिवन है तो ये यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं, ये एक वेक्टर है ए बार, लेकिन इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम इसी वेक्टर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो वो जो मिलेगा हमें, उसका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ये समझ में आ रहा है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को, टोटल वेक्टर को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये जो वेक्टर्स है या ये जो भी क्वांटिटी अब हम पढ़ने वाले या पढ़ रहे हैं, ये कौन सी सिस्टम में पढ़ना है? तो ये 3D मतलब 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमें पढ़ना है। कौन सी सिस्टम है? 3D। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। इस प्लेन में हम वो यूज करते थे, और प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड होता था? तो 4 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे क्वाड कोर बोलते हैं ना अपन, 4 क्वाड कोर प्रोसेसर मोबाइल में होता है, तो जैसे यहाँ पर 4 पार्ट्स हुए इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेंट। वैसे ही 3 डायमेंशन में होते हैं 3 एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऑल द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये सिस्टम में देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आप किसी भी एक्सिस को कोई भी उंगली दे सकते हैं। तो ईच एक्सिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If each axis is mutually perpendicular to each other, then 2 of them lie in a plane. उसमें से 2 जो है वो एक प्लेन में आएंगे और तीसरा जो रहेगा उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। ये तो समझ में आया सभी को कि अगर कोई भी 3 एक्सेस अपने पास है और अगर वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसमें से कोई भी 2 आएंगे एक प्लेन में और तीसरा आएगा उसको परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरा उसके अगला सवाल ये रहेगा कि अगर ये जो 2 एक्सेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, लेट अस से एक प्लेन में एक्स और वाई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जेड एक्सिस उसी प्लेन में है? नहीं कह सकते। तो इसी से हमें अगला कुछ रिजल्ट मिलने वाला है अगले कुछ कंसेप्ट में, इसलिए ये याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर।
और वेक्टर्स किस सिस्टम में यूज करते हैं हम, तो 3 डायमेंशनल में, ठीक है, इतना याद रखो। अब अगर ऐसा हो गया, ये जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर ये दोनों टाइप्स हो गए, तो इसके बाद हमें पढ़ना है उसके 2 और टाइप्स, वो है को इनिशियल एंड को टर्मिनस। कुछ लोग उसको को टर्माइनस भी बोलते हैं। अब को टर्माइनस तो नहीं हो सकता। अगर आपकी टर्म टर्मिनल पॉइंट है तो वो हो के क्या हो सकता है, को टर्मिनस, ठीक है, वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो। सो को इनिशियल एंड को टर्मिनस या को टर्मिनल बोल दो सीधे सीधे, ठीक है। सो को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है को लीनियर पॉइंट्स, को प्लेनार पॉइंट्स, को प्लेनार लाइंस, को टर्मिनल एंगल्स, पढ़ा है ना 11th में। सो को लीनियर पॉइंट्स मतलब क्या थे, जो पॉइंट्स एक लाइन पर होते हैं। को प्लेनार पॉइंट्स मतलब क्या होते थे, जो एक प्लेन पर होते हैं। और को प्लेनार लाइंस मतलब जो लाइंस एक प्लेन में होती है। वैसे को टर्मिनल एंगल मतलब कौन से एंगल्स थे, जिनका टर्मिनल आर्म सेम था, ठीक है। वैसे यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर्स मतलब क्या हो सकता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर्स, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो जैसे यहां पर देखो, अभी क्लास खत्म होने के बाद हर एक बंदा अपने अपने घर जाता है। क्लास खत्म होने के बाद हर एक अपने अपने घर मतलब रूम, घर, हॉस्टल, जहां पर भी रहते होंगे आप, वहां पर चला जाता है। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट यहां से सबका सेम है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये हो गया को इनिशियल, इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, को टर्मिनल। सो को टर्मिनल में क्या होगा, जैसे सुबह क्लास में आने के लिए सब अपने अपने घर से निकलते हैं, और उनका एंड पॉइंट जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन सेम है। सो को इनिशियल और को टर्मिनल में फर्क समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है इसमें, नहीं। सो को इनिशियल मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जैसे यहां पर अगर हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए तो ए बी, ए सी, ए डी, लाइक दैट, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है ये हमें आगे जाने के बाद एडिशन मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देखना है कि एडिशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और वेक्टर का भी फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे 2 क्वांटिटीज है। उसमें भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं है। ओके, तो इतना याद रहेगा अभी कि को इनिशियल और को टर्मिनल क्या है। ओके, अब अगर ये 4 टाइप्स आपको याद है, जीरो, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनल, तो यूनिट वेक्टर की एक चीज आपको पता नहीं रहेगी कि लेटर से कोई भी एक वेक्टर है आपका, जैसे ये कोई भी वेक्टर है, इसको मैंने नाम दिया बी बार, तो इसके अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर वर्क करने वाला है, यूनिट वेक्टर मतलब सबको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन जो वेक्टर है उसी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका ये जो यूनिट ये जो वेक्टर है इसका लेटर से 8 मैग्नीट्यूड है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, 8 यूनिट्स। तो इसमें से 1, तो ये यहां से लेके यहां तक भी 1 हो सकता है। ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब बी कैप यहां पर भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, यही बी वेक्टर हम यहां पर भी इंडिकेट कर सकते हैं, बी कैप, यही बी कैप वेक्टर हम यहां पर भी इंडिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो इंडिकेशन है या उसका जो एप्लीकेशन है वो कहां पर, कहीं पर भी हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि उसको यहीं पर इंडिकेट करो या यहीं पर इंडिकेट करो या सेंटर में ही करना है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, उसका लाइन ऑफ एक्शन बस वो होना चाहिए, वो जो एक्चुअल वेक्टर है उसका, उसके अलोंग आप उसको कहीं पर भी प्लेस करो, क्योंकि उसके अलोंग का क्या है, जो उसका मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का एक सिंगल पार्ट है वो,
ठीक है, टोटल जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसका 1 यूनिट पार्ट है, यूनिटी पार्ट है। ठीक है, वो कहीं पर भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको एंड में रिप्रेजेंट करो, उसको स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट करो, उसको इन बिटवीन, जैसे यहाँ पर 1 2 3 किसी भी जगह पर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप सबको याद रहेंगे। अभी अगले जो टाइप्स है वो टाइप जो है या उसी के बेस्ट पूरा अपना सिलेबस है, उसी के बेस्ट पूरा सिलेबस है। जैसे एक नाम है फ्री वेक्टर्स, ये 2 टाइप्स है, और फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फ्री और लोकलाइज्ड मतलब क्या है? तो फ्री मतलब कहीं से भी उठाओ कहीं पर भी रखो, कहीं से भी उठाओ कहीं पर भी रखो, फ्री है ना वो। लेकिन बस उसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ये जो कुछ भी पढ़ा अभी हमने, नहीं? ओके, अब देखो, जैसे हमने कहा था कि 2D में होते हैं क्वाड्रेंट्स, वैसे 3D में कौन होता है? 2D में हम बोलते हैं कि एक प्लेन जब 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो बनता है क्वाड्रेंट। तो वैसे अब 3D में क्या है? जो थर्ड एक्सिस है अपना, वो थर्ड एक्सिस कहां पर आता है? स्पेस में। कहां पर है ये? स्पेस में। इसलिए प्लेन डिवाइड होगा क्या? नहीं, इसलिए डिवाइड होती है स्पेस। एंड द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में। 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है ऑक्टेंट। क्या नाम दिया गया है उसे? ऑक्टेंट। प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसलिए नाम दिया क्वाड्रेंट। स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इसलिए इसके लिए नाम दिया गया ऑक्टेंट। ऐसे 8 ऑक्टेंट्स है जिसमें साइन कन्वेंशन है। जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसा साइन कन्वेंशन आ गया, उसके हर एक ऑक्टेंट का हमें याद रखना। जैसे आपने क्वाड्रेंट का रखा, वैसे आपको ऑक्टेंट का भी रखना। ठीक है, यह अभी आगे जाके समझ में आएगा आपको, क्योंकि लाइन एंड प्लेन जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें ये पूरा। पर तो उससे पहले अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे और फिर लाइन एंड प्लेन करेंगे। ठीक है, पहले ये वेक्टर्स, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और फिर जाके लाइन एंड प्लेन, और लास्ट में एलपीपी। ठीक है, अब ये हो गया ऑक्टेंट। यहां पर अभी क्या करना है हमें? मैंने जो आपको बताया कि एक है फ्री वेक्टर या वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मतलब क्या होगा कि लेट अस से ये एक वेक्टर है ए बार। अब मुझे ये शिफ्ट करना है, और कहां पर शिफ्ट करना है? कि लेट अस से वो जो है वो इस पॉइंट के पास आना चाहिए, पी पॉइंट से, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट मुझे पी पॉइंट चाहिए। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कौन होना चाहिए? पी पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा? ये फ्री वेक्टर है, फ्री 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 मतलब इसको उठाओ यहां से, ये कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, मूव हो सकता है। ये सिर्फ इसी प्लेन में ही मूव नहीं होगा। अगर इस प्लेन को कोई एक पैरेलल प्लेन है, इस प्लेन को कोई एक पैरेलल प्लेन है, तो ये यहां से उठ के उस पैरेलल प्लेन में भी जा सकता है। लेकिन कब और कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज मत करो। वो एक पैरेलल प्लेन से दूसरे पैरेलल प्लेन में, दूसरे पैरेलल प्लेन से तीसरे पैरेलल प्लेन में वो शिफ्ट हो सकता है, वो मूव हो सकता है। बस हमें क्या नहीं करना है? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो अभी हमारी टास्क क्या थी कि हमें ये जो ए बार वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट किसे बनाना है? पी पॉइंट को। तो हम क्या करेंगे? ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को इस यहां से उठाएंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करते हुए उसको यहां पर रख देंगे। फिर आपका ये बन जाएगा वेक्टर ए बार, जिसका इनिशियल पॉइंट कौन है? पी पॉइंट। यही टास्क क्या हो सकता है? आपको पी पॉइंट जो है वो ए बार का
टर्मिनल पॉइंट बनाना है। तो समझ में आइए, इस तरह से ये फ्री वेक्टर्स क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये इजीली मूवेबल है। ये क्या है, इजीली मूवेबल है। बस हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इसके अलावा आपका ये ए बार वेक्टर है और मुझे इसको ऐसे मूव करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये जो ए बार वेक्टर है इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन मूव करना है। तो कर सकते क्या हम, यस और नो, यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि कर सकते हैं? ये जो है वेक्टर ए, इसको अपन मूव कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने कहा वैसे। ऐसा कितने लोगों को लगता है? एक भी नहीं, लेकिन आंसर तो आया था यस बोल के, कोई किसी ने तो कहा था यस। अच्छा चलो, नो वाले कितने हैं? 2 3 5 6 7 8 9 10। ओके, हम नहीं मूव कर सकते। करेक्ट है आप। क्यों? क्योंकि अगर ये जो डायरेक्शन है इसका ए बार का गिवन है, इसको परपेंडिकुलर करना है प्लेन को, मतलब आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। करेक्ट, ये इस डायरेक्शन में है, आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करना वैलिड नहीं है। इट इज इनवैलिड कंडीशन फॉर द मूविंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को मूव करने में उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, लेकिन यहां पर जब हम मूव कर रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, ये उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब इफ एनी प्लेन is perpendicular to the plane of given vector, if any plane is perpendicular to the plane of given vector, then we can't move the given vector in the perpendicular plane. जो प्लेन हमें इस गिवन वेक्टर की प्लेन को परपेंडिकुलर गिवन है, तो उस परपेंडिकुलर प्लेन में हम ये वेक्टर मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर गिवन प्लेन को कोई एक प्लेन पैरेलल है, तो ये प्लेन से वो वेक्टर इस पैरेलल प्लेन में मूव हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेक्टर जो ए बार है, ये यहां पर कोई तो भी एक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल प्लेन है, उस पैरेलल प्लेन में वो जंप कर सकता है। ठीक है, वो यहां से अगला जो पैरेलल प्लेन है उसमें भी जंप कर सकता है, या इसके आगे कोई पैरेलल प्लेन है तो उसमें भी जंप कर सकता है। लेकिन अगर कोई परपेंडिकुलर प्लेन है तो उस परपेंडिकुलर प्लेन में ये जंप नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? प्लेन मतलब ऐसा है कि वो इसको कट करके चला जाएगा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, हो गया काम उसका। ओके, टाटा बाय बाय। सो मूव कैसे करेगा? ये पैरेलल प्लेन्स में मूव करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं। दिस इज द बेसिक्स। ठीक है, अब फ्री वेक्टर एक वेक्टर होता है और दूसरा इसका अपोजिट वेक्टर होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लोकलाइज्ड। अब ये फ्री और लोकलाइज्ड में डिफरेंस क्या है? देखो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना है। अब कैसे मूव करना है? देखो, हम किसी एक हिल स्टेशन पे गए, बहुत ऊंचा है वो, ये साई टेकड़ी गोगा बाबा से भी ऊंचा है वो। ठीक है, और कोई एक कॉर्नर पे खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है नीचे, उसके पीछे कुछ 4 लोग हैं सपोज, एक यहां पर है, दूसरा दूसरे किसी डायरेक्शन में, तीसरा और किसी डायरेक्शन में, और चौथा जो है वो मैं हूं। मुझे करना क्या है? ये जो बंदा है इसको मुझे नीचे धक्का देना है, बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए। ठीक है, तो पॉसिबल कब होता था वो? जब हम 4-5 लोग एक ही लाइन में हैं। तो अगर मैंने पीछे वाले को धक्का दिया तो हो सकता था कि वो आगे गिर जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? अभी ये 5 लोग कैसे हैं? 1 2 3 4 और 5।
ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अब यहां से मैं इसको धक्का देके इसे तो नहीं गिरा सकता ना नीचे, ठीक है। तो क्या है, सबका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। इसको नीचे गिराना है ना हमें, सबका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब अगर मुझे इसे गिराना है तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, मतलब अपना डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में तो ये कोई भी नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कौन है, फ्री वेक्टर्स है। उठाओ इनको, सब एक ही प्लेन में है, उठाओ इनको। इसको उठाया मैं, ये ए बी सी डी ऐसे 4 लोग हैं ना ये, तो ये डी को उठाया मैंने, इस लाइन ऑफ एक्शन में ला लिया, यहाँ पर डी आ गया। सी को उठाया, यहाँ पर लाया, ये सी आ गया। बी को उठाया, इसी लाइन ऑफ एक्शन में लाया, ये बी आ गया। अब मैं इसको धक्का दूंगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये गया। ये हो गया लोकलाइज्ड, मतलब एक्शन ऑफ फोर्स, और जो भी आपकी एक्शन है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूव करना है तो मुझे फोर्स भी जो लगाना है तो इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे लगाने से ये मूव होगा क्या, यहां पर लगाने से नहीं। वो यहां पर लगाने से मूव होगा क्या, नहीं। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोर्स लगाना पड़ता है, करेक्ट। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोर्स लगाना पड़ता है, तो इसे कहते हैं हम लोकलाइज्ड वेक्टर। इसकी हम जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे फ्री वेक्टर को क्या था, अगर वो यहां से नहीं, यहां से इसको पैरेलल जो प्लेन है उसमें से अपन मूव कर सकते थे, लेकिन ये जो है लोकलाइज्ड, इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो फिक्स्ड होता है, तो वहीं पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीटली फ्री वेक्टर्स पे ही चलता है। ये जो अपना सिलेबस है अभी 12th का, ये कौन से वेक्टर्स पे चलेगा, फ्री वेक्टर्स पे। ये फ्री वेक्टर क्या करते हैं, ये हमें मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे एक प्लेन में 2 वेक्टर्स है, ये बी बार है और लेट अस कंसीडर ये है ए बार। ये ऐसे 2 वेक्टर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन कब करना है ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये ए बार को उठाओ, यहां पर पुट करो, और फिर ए बार और बी बार का स्केलर हो या वेक्टर हो वो मल्टीप्लिकेशन ले लो, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो है इनको या तो को इनिशियल बनाओ, नहीं तो को टर्मिनल बनाओ। तो उसमें से अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो इसे को इनिशियल बनाना पड़ता है, को इनिशियल, तब जाके हम उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो को इनिशियल मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनको को इनिशियल बना के फिर जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको ए डॉट बी, अभी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे 2 प्रोडक्ट हमें आने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे 2 मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर देखने हैं। अब फिलहाल यहाँ पर देखो, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, फ्री वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर में, क्योंकि इसके बाद और 2 टाइप्स है अपने पास, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल और कोलिनियर, आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें पैरेलल एक अलग था, कोलिनियर एक अलग कंसेप्ट था, करेक्ट। तो यहां पर है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, उन्हीं को हम पैरेलल कहेंगे, उन्हीं को हम कोलिनियर भी कहेंगे। ऐसा क्यों, तो देखो कोई 2 पैरेलल लाइंस मैंने कंसिडर किया अभी, और इनमें से हर पैरेलल लाइन पे कोई 2 वेक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, वेक्टर ए बार
यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन ये है। वेक्टर बी बार, वेक्टर सी बार एंड वेक्टर डी बार, ये ऐसे 4 वेक्टर्स हमने यहां पर कंसीडर किए। ठीक है, अब इसमें से आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कौन से 2 वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर जो सेम लाइंस पर है वो कोलिनियर है। करेक्ट, इतना तो सभी को आता है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, ये तो पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर। बट अभी हमने पढ़ा कौन सा कंसेप्ट, फ्री वेक्टर्स का। तो अगर ये सी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अगर ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में, तो इसको यहां से उठाकर हम यहां पर भी पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये सी वेक्टर को मैंने यहां से उठाया, यहां पर पुट किया इस तरह से। तो अभी ए बार, बी बार, सी बार, तीनों वेक्टर्स हो गए कोलिनियर वेक्टर्स, हो गए ना। क्योंकि हम किसके साथ डीलिंग करने वाले हैं, फ्री वेक्टर के साथ। फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करते हुए अगर हम उसको कहीं पर भी शिफ्ट करें तो वो शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट कर दिया हमने इसको, तो ये ए बार, बी बार, सी बार हो गए कोलिनियर वेक्टर। सिमिलरली टू दैट, ये डी बार वेक्टर जो है वो भी मैंने यहां से उठाया, यहां पर पुट कर दिया, ये हो गया डी बार वेक्टर। मीन्स व्हाट, इन द केस ऑफ फ्री वेक्टर्स, all the vectors which are collinear and acting along parallel lines, वो collinear भी है और कैसे एक्ट कर रहे हैं, 2 पैरेलल लाइन के अलॉन्ग वो एक्ट कर रहे हैं। तो उन पैरेलल वेक्टर्स को हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर थे ना हमारे, ए बार, सी बार, बी बार, डी बार, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं अभी, कोलिनियर वेक्टर। इनका एक लाइन में भी हम ला सकते हैं इनको, जैसे मैंने इससे पहले आपको एक केस बताई थी, वो पैरेलल हो सकते थे लेकिन उनको कब वो कोलिनियर हो गए वो उनको भी पता नहीं चला। ठीक है, तो यहां पर ये ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ये अगर 2 पैरेलल लाइन पे है तो यही चारों वेक्टर्स एक सिंगल लाइन पर भी हम ला सकते हैं, उनको कोलिनियर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कोलिनियर वेक्टर्स। कौन सा, कोलिनियर, और उसी को क्या कह सकते हैं हम, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है नेगेटिव और अपोजिट ऑफ वेक्टर। अब अपोजिट ऑफ वेक्टर और निगेटिव ऑफ वेक्टर, इन दोनों में कुछ एक फर्क है। वो फर्क क्या है, निगेटिव ऑफ वेक्टर पहले बताओ। चलो, निगेटिव ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर गिवन लेटर से हमें ए बार, ठीक है, जैसे यहां पर ये ए बार वेक्टर गिवन है, इसका डायरेक्शन मेरे लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट यहां पर मैं जा रहा हूं और कोई पर्सन वहां से ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो उसे क्या कहते हैं हम, वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दोनों का ट्रैवल करने का डिस्टेंस सेम है, दोनों पर्सन्स का, मेरा भी और उस पर्सन का भी। ठीक है, डायरेक्शन उसका डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। इन दैट केस दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर। और अपोजिट ऑफ वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट, क्योंकि अपोजिट मतलब सिर्फ डायरेक्शन में हो रहा है, वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोल रहे अपन। देखिए, कोई भी नंबर और निगेटिव ऑफ अ नंबर मतलब क्या होता है, अगर कोई 4 है, अगर x है लेटेस्ट से, तो निगेटिव ऑफ x मतलब उसका निगेटिव बोलते हैं ना। तो वैसे यहां पर निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब सेम वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड
सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट। और अपोजिट ऑफ ए वेक्टर मतलब एक वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर आगे जाके जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है दो वेक्टर्स, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो इसका रिजल्टेंट भी मिलता है एक वेक्टर विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर दीज टू वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे यहां पर हमने देखा कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो x और y का प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस है, दूसरा वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस है, तो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आप कहां पर रहेगा, परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो अगर इसका अपोजिट वेक्टर हमें चाहिए तो वो कहां पर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक वेक्टर अगर फ्रंट डायरेक्शन में तो उसका अपोजिट कहां रहेगा, बैकवर्ड में। एक अगर राइट में जा रहा है तो दूसरा कहां जाएगा, लेफ्ट में। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो निगेटिव मतलब निगेटिव इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये तो निगेटिव समझ में आ गया आपको, तो इक्वल का भी आप बता सकते हो। इक्वल वेक्टर्स क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल और सेम। जैसे ये यहां पर मैं ए बी ये वेक्टर बताया और दूसरा एक लिया हमने सी डी वेक्टर। इनके जो भी मैग्नीट्यूड्स है, लेट अस से वो मैग्नीट्यूड्स है x यूनिट्स, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड x यूनिट्स है। दैट्स व्हाई दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पर? ये जो कुछ भी अब तक चल रहा है या जो भी अब तक हुआ है उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं? पक्का? चलो फिर अभी आगे क्या है हमें देखना है यहाँ पर कि जो कुछ अभी ऐप में क्या है, 5.3 से आया है शायद ऐप में। ओके, तो 5.1 और 5.2 हमें करना है, हम क्लासरूम में करेंगे 5.1 5.2। ठीक है, फिर उसके बाद 5.3 से आगे आप लेक्चर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अभी मत देखो, अभी देखोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी ने देखे हैं समझ में आए तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहे तो रख दो उसको साइड में। अभी यहाँ पर कंटिन्यूएशन में करेंगे अपन, यहाँ का पार्ट जैसे ही 5.2 खत्म होता है उसके बाद का थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद से वो लेक्चर्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो और उसमें जो कुछ भी डाउट आता है वो डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, उसमें से आपको ये बताएगा कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है इस चैप्टर का, नहीं। चलो पहले वो बताते हैं आपको, फिर अपन अगला पढ़ेंगे।